तो दोस्तों गुड इवनिंग। हम लोग अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में आज बातचीत करने वाले हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं की लीडरशिप में विकास। आज का ये जो अपना टॉपिक है ये महिलाओं से संबंधित उनकी जरूरतों के अनुसार क्या क्या स्कीम सरकार चला रही है उसके बारे में है। उसके बाद ये जो टॉपिक है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा के लिए, और एक जो ऐसे लिखना होता है अपने को मेंस एग्जाम में, उस ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बात करेंगे वुमेन लेड डेवलपमेंट की, महिलाओं की लीडरशिप में होने वाले डेवलपमेंट के बारे में। तो कुछ बेसिक बैकग्राउंड जाने हम और उसके बाद इस आर्टिकल को पूरे को डिस्कस करें, है ना। पहले शुरुआत में वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो समाज के संवेदनशील वर्ग होते हैं, कमजोर वर्ग होते हैं, उनमें जो विभिन्न प्रकार की शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, या जो वो गरीब या फिर बुजुर्ग या फिर बच्चे और महिलाओं को भी माना जाता था। और महिलाओं का कमजोर वर्ग में शामिल होना, इसका मतलब बाकी सब का जैसे समाज के कमजोर वर्गों का या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का स्टेट के द्वारा वेलफेयर किया जाता है, राज्य के द्वारा कल्याण किया जाता है, उनकी भलाई की जाती है, तो महिलाओं की भी भलाई के लिए योजनाएं चलाई जाती थी। जैसे अगर वुमेन वेलफेयर की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या समझे हम। महिला कल्याण की बात करें, कोई महिला गांव में रहती है, गरीब है, और वो एक लकड़ी के या कंडे के चूल्हे पर खाना बनाती है और उसकी वजह से धुआं निकलता है और धुएं से उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। सरकार के द्वारा उस महिला को एलपीजी कनेक्शन, स्टोव और सिलेंडर दे दिया जाए, तो ये जो स्कीम है वो वुमेन वेलफेयर की स्कीम है, जिससे महिला का जीवन आसान हो गया। ठीक है बात। लेकिन क्या पूरी समस्याएं सोल्व होगी क्या महिलाएं की? नहीं। दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं। अगर महिला को सरकार के द्वारा एजुकेट कर दिया जाए और किसी काम को करने का स्किल विकसित कर दिया जाए, कौशल विकसित कर दिया जाए, तो इसका मतलब महिला रोजगार पा जाएगी, उसको जॉब मिल जाएगा, और जॉब के सहारे उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी, मतलब वित्तीय सुरक्षा हो जाएगी, और वित्तीय सुरक्षा हो जाएगी तो वो महिला इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये महिला का विकास हो गया। पहले वाली में क्या हुआ? महिला का कल्याण। दूसरी में क्या हुआ? महिला का विकास। ठीक है। अब इससे आगे और बात करें। अगर हम महिलाओं को पढ़ा लिखा कर किसी बिजनेस के लीडर के तौर पे स्थापित करें, उसको लोन दे और उसको बिजनेस खोलने की अपॉर्चुनिटी दे, इसका मतलब बिजनेस चलाना लीडरशिप का स्किल है, उसके लिए नेतृत्व क्षमता चाहिए। महिला को हम पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ने के लिए छोटे से बड़े स्तर पर उसको मौका दे, तो इसका मतलब महिला ग्राम पंचायत से लेकर देश की सर्वोच्च संसद में बैठ के और समाज के लिए और महिलाओं के लिए और दूसरे वर्गों के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी। महिलाओं को हम सेल्फ हेल्प ग्रुप खुलवाए, जिसमें महिलाएं मिलकर अपने भविष्य, अपने बच्चों का, अपने गांव का भविष्य खुद तय करें, अपना बिजनेस मॉडल खुद बनाएं। इसी प्रकार महिलाओं को हम अदर एंटरप्रेन्योर स्किल, यानी कि नवाचार या उद्यमिता के जो वो स्किल दे, तो उससे क्या होगा? महिला एंटरप्रेन्योर बनेगी, तो नए नए बिजनेसेस में, नए नए बिजनेस आइडिया के साथ में, और वो बिजनेस जो अपनी इकोनॉमी है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाली बात है कि महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में उनकी क्षमताओं के अनुसार काम करने के मौके देना, और उससे फिर देश का विकास हो, यह विकास कहलाता है वुमेन लेड डेवलपमेंट, महिला की लीडरशिप का विकास। तो वर्तमान सरकार की यह सोच है, अप्रोच है कि हम वुमेन वेलफेयर से वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, यानी कि महिलाओं को हम कमजोर मानने की बजाय वर्कफोर्स का आधा हिस्सा मानकर उनको बराबर मात्रा में अपॉर्चुनिटी, अवसर दे, और महिलाएं भी देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे। सर्वोच्च स्तर पर पॉलिसी मेकिंग से लेकर बिजनेस वुमेन, और फिर ग्राम पंचायत से लेकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर सब चीजों में महिलाएं पुरुषों की भांति ही लीडरशिप करें, और महिलाओं को जो इस प्रकार का मौका जो मिलेगा तो वो कहलाएगा वुमेन लेड डेवलपमेंट। सरकार की यही स्कीम है।
अब वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या किया है, उन सब स्कीम को अपने इस आर्टिकल में एक साथ में इकट्ठा कर लिया। आई बात समझ? देखिए अपन क्या क्या किया है इसमें। तो हम इसको एक थॉट और एक थीम के तौर पे सरकार की उस सोच को पकड़ने की कोशिश करें कि जो वुमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको अगर अपने को वुमेन लेड डेवलपमेंट, उनकी लीडरशिप डेवलप करनी है तो क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भारत जैसे परंपरागत समाज में जहां पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों को तवज्जो दी जाती है, जिसको पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं, वहां पर बच्चियों के उत्पन्न होने को ही उतना अच्छा नहीं माना जाता, जिसको फीमेल फिटिसाइड की घटनाएं भी कहते हैं, यानी कि जो बच्चियां होती हैं उनको गर्भ में ही मार दिया जाए या फिर जन्म के बाद उनको मार दिया जाए। आज हालांकि ये एक अच्छी बात है अपनी सोसाइटी का कि अब उस थॉट में पूरी तरीके से चेंज आ रहा है और इक्का दुक्का घटनाएं अभी भी दिखती है, लेकिन फिर भी इस पूरी तरीके से एस्टेब्लिश होने में अभी भी समय है। तो इसका मतलब महिलाओं को अगर अपने को आगे लाना है तो सबसे पहले उनका बर्थ यानी कि उनका जन्म सुरक्षित करना पड़ेगा, उनका पैदा होना सुनिश्चित करना पड़ेगा, फीमेल फेटिसाइड को रोकना पड़ेगा। जब महिलाएं पैदा होंगी तो इसका मतलब उनको पैदा होने के बाद उनको एजुकेट करना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी और साथ में स्किल देने पड़ेंगे, कौशल विकसित करना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेट और स्किल करने के साथ साथ में उनकी स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, वो वर्क फोर्स का हिस्सा बने, तो महिलाओं के लिए हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। जब वो हेल्दी होंगी, एजुकेटेड होंगी, स्किल्ड होंगी, तभी तो वो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार में भाग लेंगी, अपने बिजनेस खोलेंगी, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगी यानी कि नवाचार करेंगी या उद्यमिता करेंगी, यानी कि इन सब से एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से वो क्या कमाएंगी, पैसा, और देश की इकोनॉमी में योगदान देंगी। इन सारे कामों के दौरान महिलाओं की गरिमा, डिग्निटी, वो सब मेंटेन रहे, उसका भी ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। अब ये इतने सेक्शन हैं जिनसे संबंधित ये जो सरकार का पीआईबी पर आर्टिकल आया वो एक साथ में अपने को मिल गया क्या क्या चल रहा है। और अगर इतना पका पकाया माल अपने को एक जगह पर मिल जाए तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अपने पास एक जगह पर वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया। महिलाओं से संबंधित कोई भी बात आए उसको अपन लिख सकते हैं, एक साथ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि इनको सबको इलेबोरेट करेंगे तो ये आर्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन के तौर पे अपने दिमाग में सारे रेफरेंस और इनमें से जो बर्थ से संबंधित, एजुकेशन स्किल से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, एम्पावर, एंटरप्रेन्योरशिप, डिग्निटी से संबंधित जितनी योजनाएं हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में अपन ने थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग भी यहां पर की है। यानी कि इसको अगर आपको याद रखना एक थीम में, तो जैसे एक फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, और उसमें वो जो फौजी रंगरूट जो होते हैं ट्रेनिंग के टाइम पर एक गाना गाते हैं, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, है ना। उसमें एक फ्रेज आता है, मुझे इससे कनेक्ट हो रहा था कि जो है वो नहाता धोता सुखाता सारे ऑर्डर बजाता, ऐसा एक फ्रेज है उसमें। तो हम उसमें यहां पर नहाता धोता और सुखाता, उसकी जगह पर पैदा होता पढ़ता पैसे कमाता, तीनों चीजों को एक साथ में जोड़ दे। पैदा होता पढ़ता पैसे कमाता, एक साथ में देख ले। तो सरकार ने बच्चों के जन्म से संबंधित क्या क्या योजनाएं चला रखी है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदन योजना, या फिर प्रधानमंत्री मातृत्व जो है वो सुरक्षित अभियान, उसके लिए अपने थोड़े दिन पहले ही की थी, हर महीने की 9 तारीख को हॉस्पिटल में महिलाओं की डिलीवरी के दौरान चेकिंग। तो इसका मतलब जन्म से पहले की खूब सारी बातें इसमें है। फिर उसके बाद में एजुकेशन से संबंधित तो समग्र शिक्षा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। फिर उसके बाद में महिलाएं थोड़ी सी बड़ी होंगी तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, स्टेम जिसको कहते हैं, उससे संबंधित विज्ञान ज्योति योजना, उसको लेकर एक साथ में आ रखे। उसके बाद में हायर एजुकेशन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत ये सारा काम। अच्छा, उसके बाद में हेल्थ से संबंधित बात करेंगे तो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, और उसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के डिजिटलाइजेशन से संबंधित, किशोरियों को सुरक्षित जो वो एक तरीके से सैनिटरी पैड, फोलिक एसिड की गोलियां,
एनीमिया वगैरह से बचाने के लिए, ये सब के साथ में उनके पोषण के लिए आंगनवाड़ी और पोषण संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार स्किल डेवलपमेंट से संबंधित जो है वो अलग अलग जो है वो एक तरीके से सरकार के द्वारा चलाई जाने योजनाएं हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो वो एक तरीके से आप इसको कहो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसमें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसमें आता है। इसके अलावा नमो ड्रोन दीदी योजना या लखपति दीदी योजना, इस तरीके की बातें कर रखी है। इसी प्रकार जो है वो महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के लोन दिए जा रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर योजना में शुरुआत में 15,000 रुपए, और 15,000 रुपए के बाद में अगर वो किस टाइम पे देते हैं तो 25-50,000 रुपए के ऐसे बिना किसी कोलेटरल या बिना किसी जो है वो एक तरीके से रहन के या बिना किसी चीज को गिरवी रखे लोन सरकार उपलब्ध करा रही है। इसी प्रकार एंटरप्रेन्योर जो महिलाएं बिजनेस चला रही है उनके लिए गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, खरीदारी करते हैं, उनमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर महिलाओं से जो भी बिजनेस चल रहे हैं उनकी सीधी खरीदारी सरकार के विभाग डिपार्टमेंट कर रहे हैं। डिग्निटी के लिए 181 और वन स्टॉप सेंटर जो निर्भया फंड के तहत बनाए गए थे, जो महिलाएं वॉयलेंस या विभिन्न प्रकार की ह्यूमिलिएशन का सामना करती हैं उनको विभिन्न प्रकार की मेडिकल और जो है वो कानूनी हेल्प वगैरह सब एक जगह पर मिल पाए, वो सारी चीजें एक साथ में दी हुई है इस आर्टिकल में। तो हम पैदा होने की, पढ़ने स्किल की और पैसे कमाने की, इन तीनों योजनाओं और इस दौरान उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे, उससे संबंधित सारी बातें देख रहे हैं। तो देखते हैं एक एक करके क्या है। तो हमने जो वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक तरीके से खाका तैयार किया वो यही है कि जिसमें महिलाएं सरकार की योजनाओं की लाभार्थी न होकर के महिलाएं ये तय करें नेता के तौर पर, निर्णयकर्ता या परिवर्तनकारी शक्ति यानी कि पॉलिसी मेकिंग में उसका भाग हो। महिलाओं को जो सक्षम बनाना है, जो देश की दशा और दिशा तय करने में अपना पार्टिसिपेशन कर पाए, समाज और अर्थव्यवस्था में उनका भी इंपॉर्टेंट रोल हो। जो मैंने 3 एग्जाम्पल लिए वो यही बात है कि गैस का कनेक्शन देना वुमेन जो वो वेलफेयर है, पढ़ाना लिखाना वुमेन का एम्पावरमेंट है, और उसको विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में मौके देना वुमेन लेड डेवलपमेंट है। तीनों बातें इसमें एक साथ है। उसके बाद में 2014 से, क्योंकि सरकार का डॉक्यूमेंट है वर्तमान का, तो ये अपनी बात कहेंगे, अपना प्रचार करेंगे 12 साल पूरे होने पर। तो इन्होंने कहा कि महिला कल्याण की सोच से आगे बढ़कर महिला की लीडरशिप वाले उस पर बात की है। तो उसमें क्या क्या चीजें, जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, रोजगार, उद्यमिता और लीडरशिप, उन सब के लिए अनेक पहल शुरू किए। तो वो कौन सी पहल है, कौन से प्रोग्राम है, उनके बारे में एक एक करके अपन बात करें। तो सबसे पहले तो मातृ और बाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि फीमेल फिटिसाइड को अगर बचाना है तो उसके लिए प्रमोट की गई बेटी बचाओ, और फिर उसको आगे अगर कामयाब बनाना है तो बेटी पढ़ाओ। 2015 में स्टार्ट हुआ। उसके तहत क्या, लिंग चयन को रोकना, सेक्स सिलेक्शन, यानी कि जन्म से पहले फीमेल फिटिसाइड को रोकने से संबंधित, और उसके बाद उसको बढ़ावा देना। अब ये चीज देखना, एक थोड़ा सा आपको भ्रामक आइडिया दिखेगा, अगर आपको उसको थोड़ा सा हल्के में लिया तो सवाल गलत करा देगा। अब ये जो भारत के अंदर 2011 की जनगणना हुई थी, उस दौरान फीमेल फेटिसाइड के चलते जो 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी, 943। अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2021, 22, 23 के दौरान किया गया, उसके डाटा के अनुसार 1000 पुरुषों पर अब कितनी महिलाएं हैं, 1020। इसका मतलब यह है कि जो जीवित पुरुष और महिलाएं हैं, जो वयस्क है, उसमें 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं जिंदा हैं, 1020। लेकिन जो बर्थ रेट है, जो बच्चियां जन्म ले रही हैं, उसमें 1000 लड़कों पर अभी भी 929 लड़कियां जन्म ले रही है। तो ये जो है वो बर्थ रेट के आधार पर तो ये है, और बर्थ रेट के बाद जो बचपन के बाद में जो वयस्क हो जाते हैं, उसके ऊपर कितने पुरुषों के ऊपर महिलाएं अभी जिंदा हैं, 1000 पुरुष है तो उसके ऊपर 1020। दूसरी बात कि फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है वो लिमिटेड डाटा पर होता है, वो पूरे देश की जनगणना की पिक्चर को प्रस्तुत नहीं करता है। इसलिए हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अब तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई, क्योंकि वो लिमिटेड जगह पर लिमिटेड परिवारों के सैंपल लेकर के ये डाटा दे रहा है। इसलिए कहीं इस चीज को ऐसा मत मान लेना कि पुरुषों से तुलना में महिलाएं ज्यादा हो गई है। इस बात का हम अगर कहीं लिखे भी ये डाटा तो रेफरेंस दे बाकायदा, किसका, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। उसके बाद छठे के डाटा अपन ने कर लिए, क्योंकि इस आर्टिकल में पीआईबी वाले में 5 का जिक्र कर रखा था, इसलिए अपन 5 के डाटा यहां पर काम में लिए हैं।
ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक ये पॉजिटिव चेंज है कि फीमेल फिटिसाइड में कमी आई। हालांकि ये उसको टेक्निकली जाओगे तो अलग तरीके की चीज पेश होगी इसमें। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जो महिलाएं गर्भवती हैं और जो महिला बच्चे को जन्म देके उसके बाद लैक्टेटिंग मदर है, यानी कि स्तनपान करा रही है, उन महिलाओं को 2 किस्तों में, जो पहली बार मां बनी है उनको 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, ताकि उसका पोषण न्यूट्रिशन से संबंधित चीजें पूरी हो पाए। दूसरा बच्चा अगर हो और वो लड़की हो तो फिर दूसरे बच्चे पर भी इसी प्रकार उसको 6,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन दूसरा बच्चा अगर लड़का होगा तो ये 6,000 रुपए नहीं मिलते। इस स्कीम का क्या नाम है? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। माता की वंदना कर रहे नगद पैसे देके, है ना। तो मेरे हिसाब से 5,000 के बजाय 5100 देते तो ज्यादा अच्छा हो सकता था, थोड़ा सकून टाइप में हो जाता है ना। 5,000 के बजाय कितने देने चाहिए थे? 5100 रुपए। और दूसरा बच्चा अगर लड़की होगी तो कितने? 6,000 रुपए मिल रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके ऊपर अभी अपन ने वीडियो किया ही था कि जो महिलाएं हैं गर्भवती हैं उसका दूसरा और तीसरा ट्राइमेस्टर चल रहा है, वो हर महीने की 9 तारीख को पास की किसी सरकारी हॉस्पिटल में, जहां पर एक्सपर्ट लोग आएंगे और उसकी जो भी गहन परीक्षण हो सकता है बच्चे के डेवलपमेंट से संबंधित, उन सबको काम करेंगे। और उसके चलते अभी तक इस अभियान के तहत 7.4 करोड़ गर्भवती महिलाओं की जांच की जा चुकी है। और उसी के चलते जो है वो अपन ने देखा था, एक दूसरा बात यहां पर भी देखना, सरकार की खुद के आर्टिकल में जो अपन ने पिछली जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 किया था, उसमें यह बात कही थी कि मातृ मृत्यु दर, यानी कि 1 लाख महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती हैं, वो 2014 में कितनी थी? 130। अब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 नंबर है उसमें यह संख्या 130 से घटकर कितनी हो गई? 88। और जो वो 6 नंबर है उसमें 88 से घट के और कितनी हो गई? 87। इस बात को ध्यान रखें। यानी कि ये जो डाटा इन्होंने काम में लिया है यहां पर 2021 से 23 का है और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 का है। और 6 के अंदर ये 88 की और ज्यादा अच्छी होकर के कितनी होगी? 88 के बजाय 87 हो गई है ना। यानी कि कितने बेसिस पॉइंट की कमी आई है? 43 बेसिस की पॉइंट कमी आई है। और वहां पर इस जगह पर 42 की आई है। इस बात को भी ध्यान रखें। उसके बाद ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बाद में अगला है जो वो जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना, यानी कि बच्चे और मां और बच्चे, जच्चा और बच्चा जो दोनों हैं, उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी है तो उसकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाई जाए और उसकी देखभाल की जाए, वो सारी उससे संबंधित योजना है। तो ये तो हो गई बात जन्म की। अब जन्म के बाद में पढ़ाई की बात आती है, यानी कि पैदा होता उसके बाद पढ़ता। तो पढ़ने से संबंधित है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक तरीके से जेंडर इंक्लूजन उसके सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि जो महिलाओं का या लड़कियों का या बच्चियों का जो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन है या एनरोलमेंट है उसको बढ़ाने से, बराबर मात्रा में उनको अवसर देने से संबंधित है। लैंगिक समावेशन के मूल सिद्धांत है इसमें। इसके अलावा समग्र शिक्षा यानी कि कंप्लीट एजुकेशन, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की बच्चियों की जो भी चीजों की जरूरत है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया। फिर वो बच्चियां जो ऐसे रिमोट एरिया में आती है जिनके गांव में प्राइमरी के बाद स्कूल नहीं है, स्कूल ही नहीं है, और उन बच्चियों को बाहर रह के पढ़ना है, तो बाहर रह के पढ़ना है तो उनकी रहने की व्यवस्था नहीं है, तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं जिसमें वो बच्चियां वहां पर पढ़ सकती है और उनको हॉस्टल की भी सुविधा साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो 2018-19 में शुरू की गई, जिसके तहत जो वो पहली से और 12वीं क्लास की बच्चियों को पूरी तरीके से पढ़ाई, और जो बच्चियां बाहर कहीं पर रह के पढ़ेंगे उनके लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय का बात हुई। उससे जो गर्ल एनरोलमेंट है उसकी संख्या भी बढ़ी। 32% जो 2014-15 में था वो 2025 में 48% के आसपास आ गया है। और जो ड्रॉप आउट रेट है, बच्चियों के स्कूल छोड़ने की दर है, उसमें भी उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। तो ये बेसिकली स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। अब 12वीं क्लास में जाएंगे तो 9वीं के बाद में बच्चों का रुझान होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड की तरफ, तो उसमें साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और जो है वो एक तरीके से मैथमेटिक्स, उसकी तरफ बढ़ाने के लिए जो है वो सरकार ने विज्ञान ज्योति योजना शुरू की है। और विज्ञान ज्योति योजना के तहत बच्चियों को लैब में या फिर कोई वर्कशॉप के थ्रू या किसी फील्ड अनुभव के थ्रू या अलग अलग जो उच्च लैब है उसके अंदर
विजिट करवा के उनके साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करने से संबंधित जो बातें हैं वो की है। तो विज्ञान ज्योति योजना, समग्र शिक्षा योजना और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना, और इसके अलावा जो है वो हम स्टेम के अंदर महिलाओं की भागीदारी और जो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये सारी वो है योजनाएं जो महिलाओं को एजुकेशन के अंदर बढ़ावा देती है। और इस विज्ञान ज्योति योजना के चलते ही आईआईटी एनआईटी में पहले जहां पर 10% लड़कियों का होता था, 90% लड़के होते थे, अब वो 10% से बढ़कर कितनी हो गई है, 20% के आसपास वो रेशियो आ गया है। ठीक है, उसके बाद में अगली जो है वो अपनी योजना आएगी, वो आएगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि एजुकेशन से अलग रियल फील्ड में स्किल, कोई रोजगार, हाथ का रोजगार करे उसमें। तो उसके लिए जो स्किल योजना चलाई जिसका नाम था प्रधानमंत्री स्किल जो वो कौशल विकास योजना, उसके तहत जगह जगह पर वर्कशॉप, ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए गए और युवाओं को स्किल देने से संबंधित काम किया गया था। और उसमें से 45% लाभार्थी जो थी वो महिलाएं थी। अब उसके बाद में एक स्कीम चलाई गई है जो अभी रिसेंट है 2025 में, जिसका नाम रखा गया है नव्या। नव्या स्कीम एक एब्रीविएशन है जिसका नाम है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलिसेंट्स गर्ल्स, यानी कि 16 से 18 साल की जो बच्चियां हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या आ जाता है, ब्यूटी पार्लर से लेकर के आईटीआई जैसे कोर्स, या फिर विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, या और भी जिस भी तरीके की महिलाएं जिस फील्ड में जाना चाहती हैं वो सारे कोर्सेज इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग में आ जाते हैं। और इसका क्या नाम है, नव्या। तो नव्या का पूरा नाम हुआ नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलिसेंस गर्ल्स। 2025 में स्टार्ट किया गया 16 से 18 साल की बच्चियों को इसमें। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4.0 वाला जो वर्जन स्टार्ट हुआ उसमें एआई, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल स्किल और इसके अलावा भी और जो दूसरे टाइप के हो सकते हैं उसके अंदर महिलाओं को ट्रेनिंग देने से संबंधित कार्य किए जाते हैं। नव्या हो गया। तो इसका मतलब स्किल के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और महिलाओं के लिए या यंग लड़कियों के लिए नव्या योजना। एजुकेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, समग्र शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, इसके अलावा जो है उनको विज्ञान ज्योति योजना जो है उसमें किया गया। स्किल के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नव्या योजना, ये सब बातें हुई। अब उसने पढ़ लिया, स्किल ले लिया, अब उसको क्या करना है, रोजगार करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने हैं और पैसा कमाना है। पैदा होता, पढ़ता और तीसरा पैसा कमाता। तो अच्छा, उससे पहले स्वास्थ्य इसमें ले लिया। तो स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत योजना सभी के लिए चल रही है और उसमें आयुष्मान भारत के तहत महिलाओं की हिस्सेदारी जो है उसमें 49% और जो डिजिटल कार्ड बनाए गए उसमें 49.75% इसमें आई है। सक्षम आंगनवाड़ी में महिला, किशोरी, गर्भवती महिलाएं, बच्चों को जो वो बैलेंस डाइट दी जाती है, पोषाहार जिसको कहते हैं, वो उपलब्ध करवाया जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं महिलाओं के, उनको वैक्सीनेट करने के लिए मिशन इंद्रधनुष सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये हेल्थ से रिलेटेड स्कीम जो डिप्राइव्ड सेक्शन में बच्चों के लिए होती है। अब उसके बाद में उसके पैसे कमाने की बारी आती है और उसके लिए बचपन से ही 10 साल तक की जो बेटी है किसी व्यक्ति की, उसका खाता डाकघर में या सरकार के द्वारा नोटिफाई किए गए किसी बैंक में खोला जा सकता है और वो अपनी बचत के अनुसार उसमें पैसा जमा करा सकता है। सरकार के द्वारा अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट और विभिन्न प्रकार के फायदे उस पर दिए जाते हैं। उस योजना का क्या नाम है, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल तक की बच्चियों के जो वो बैंक अकाउंट खोले जाते हैं और उसमें बचत बैंक अकाउंट खाते के तहत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की लाभ प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद में जो वो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और उसके तहत क्या किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होती है, किसी गांव की, किसी जगह की महिलाएं जिनके पास कोई विशेष स्किल हो और वो सारी मिलकर के एक साथ में ग्रुप बनाए और अपने प्रोडक्ट जो है वो एक साथ में बेचें, उनकी मार्केटिंग करें या एक दूसरे को आर्थिक सहायता करें, मदद करें, रोजगार मुहैया उपलब्ध कराएं। जैसे रूमा देवी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। किसी को दरी बुनना आता है, किसी को अचार डालना आता है, किसी को कुछ करना आता है, किसी को अगरबत्ती बनाना आता है, किसी को पापड़ बनाना आता है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में महिलाएं मिलकर जो अपने घर के काम के बाद में फ्री टाइम होता है उसमें मिलकर इस तरीके का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और बिजनेस ग्रुप से कनेक्ट करके अपने प्रोडक्ट देश विदेश विभिन्न जगहों पर बेच पाए। उसकी मार्केटिंग वगैरह सब सरकार करने का काम करती है। तो वो उसके तहत महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए शुरुआत में लोन, फिर उनके सेविंग अकाउंट और उसके बाद में पैसा वगैरह उनको जो मिले उस सब में।
फिर लखपति दीदी योजना। ये लखपति दीदी योजना क्या है कि महिलाओं की साल की इनकम कम से कम 1 लाख हो, ऐसी 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य अपनी भारत सरकार ने रखा है। तो उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या महिलाओं को एंटरप्रेन्योर में कहीं पर भी किसी तरीके से उनको नियोजित किया जाए, उनको प्रबंधित किया जाए और उसके बाद उनकी इनकम स्टार्ट हो। तो वो महिलाएं जिनकी सालाना इनकम 1 लाख हो जाएगी, वो महिलाएं क्या हो जाएंगी? लखपति दीदी। और ऐसी कितनी लखपति दीदी? 6 लाख लखपति दीदी का लक्ष्य, सॉरी 6 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद में प्रधानमंत्री जन धन योजना, सबके अकाउंट बैंक में खोले जाए जीरो बैलेंस पर। इससे क्या होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, यानी कि वो बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुंच होगी। अगर उसका खाता होगा तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार के द्वारा जो दिया जाएगा वो, प्लस सरकार के द्वारा कोई खेती से संबंधित कोई सब्सिडी दी जाएगी वो, उसकी क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह का पैसा तो वो, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों को सहायता दी जाती है, मजदूरों को सहायता दी जाती है, वो साल की जो है वो विभिन्न प्रकार की चीजें। तो जब सरकार ने जन धन अकाउंट खोले उसी के बाद तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आप बैंकिंग तक पहुंच हुई और सरकार की जो योजनाएं हैं जो गरीब कमजोर लोगों के लिए है उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी उन तक पहुंच पाया, योजनाओं में ट्रांसपेरेंसी हुई और साथ में करप्शन में कमी आई। तो महिलाएं भी उसकी लाभार्थी हैं, जीरो बैंक अकाउंट उनके भी खोले गए। उसके बाद में मुद्रा योजना। मुद्रा योजना क्या है? जो एक तरीके से छोटे और एक तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर के तहत नहीं आने वाले जो उद्यमी हैं उनको अपने शुरुआती लोकल लेवल पर काम शुरू करने के लिए जो पैसे चाहिए उस पैसे को लोन के रूप में बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी जो वो एक तरीके से गिरवी रखे किसी चीज को, जो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले लोन है वो लोन क्या कहलाते हैं? मुद्रा लोन, पीएम मुद्रा लोन जिनको कहा जाता है। अब पीएम मुद्रा लोन में बिल्कुल छोटा काम करता है, कोई थड़ी चाय टाइप की लगा रखी है, उसके लिए जो है वो शिशु, उससे थोड़ा सा बड़ा काम है किशोर, उसके बाद तरुण और तरुण प्लस जैसी बिना किसी गारंटी के ऋण की जो है योजनाएं। किसी ने बिल्कुल छोटा काम कर रखा है, फिर बढ़ाते 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 और टाइम पे वो ट्रांजैक्शन सब हो रहे हैं, पुराना लोन चुका दिया, नया लोन ले लिया, तो उसको उस तरीके से बिजनेस बढ़ाने में मदद मिल जाएगी। ये 10, 15, 20 हजार रुपए हो सकता है बहुत सारे लोगों को छोटी रकम लगे, लेकिन ये 10, 15, 20 हजार रुपए की अगर वो लोग किसी प्राइवेट साहूकार से लेते हैं तो वो 20 रुपया सैकड़ा, 10 रुपया सैकड़ा इस तरीके के लोन लेते हैं और वो चुकने में भी नहीं आते हैं, और इसलिए इन लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद ये हो जाती है। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उसके बाद में स्ट्रीट वेंडर जो अपने सड़क के किनारे रेडी पटरी लगाते हैं, कोई थड़ी वगैरह खोलते हैं, उन लोगों को बिना किसी कोलेटरल गारंटी के सरकार के द्वारा शुरुआत में 15,000 रुपए दिए जाए और वो ठीक से चुका दिए तो वापस से 25,000 से लेकर 50,000 रुपए की उनकी एलिजिबिलिटी बढ़ा दी जाती है। और यूपीआई के थ्रू वो पेमेंट, रुपए कार्ड के थ्रू, ताकि उनका डिजिटल इंटीग्रेशन भी हो और ट्रांजैक्शन के थ्रू वो उनका पता रहे सरकार को कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर जो गांव के अंदर महिलाएं हैं उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकार की तरफ से एक ड्रोन दे दिया जाए। उस ड्रोन से क्या करेंगी? शादियों में वीडियो बनाएंगी? वो नहीं, जो खेती किसानी करेंगी उस दौरान पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है या फर्टिलाइजर का छिड़काव करना है या ऊपर से सर्विलांस करनी है, इस तरीके के काम करें। वो महिलाएं अपने खुद के काम तो करें करें, किसी दूसरे के लिए ही काम करेंगी, तो वो नमो ड्रोन दीदी पायलट बनेंगी और उसके थ्रू उनको पैसा भी मिलेगा। ड्रोन को उड़ाने वाले को क्या बोलेंगे? ड्रोन पायलट, और उससे उनको पैसा भी मिलेगा। तो ऐसे कितने ड्रोन बांटे जाने थे सेल्फ हेल्प ग्रुप को? 15,000 के आसपास ड्रोन बांटे जाने थे, ये जो वो नमो ड्रोन दीदी योजना। फिर वोमनिया जो है जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसको कहते हैं, सरकार के जितने भी विभाग और मंत्रालय हैं उनमें पेपर की जरूरत पड़ती है या फिर स्टेशनरी के अलावा दूसरे सामान की जरूरत पड़ती है, ग्रोसरी की जरूरत पड़ती है, क्रोकरी की जरूरत पड़ती है, विभिन्न प्रकार के सामान की जरूरत पड़ती है और सरकार के विभाग प्रोक्योरमेंट करते हैं, मतलब अलग अलग प्राइवेट प्लेयर से खरीदते हैं। और सरकार ने जो छोटे और मध्यम मझोले एमएसएमई वाले जो उद्यम है उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दी है खुद खरीदने में, ताकि उनके सामान को सरकार अगर खरीदेगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो इसके लिए सरकार ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या फिर महिलाओं के द्वारा जो एमएसएमई चलाई जा रही है उनके सामान को प्रकोर करेगी सरकार, और उसके लिए किसी बिचौली की आवश्यकता नहीं है कि सरकार के अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसमें प्रोक्योरमेंट या
जो इस तरीके की चीजें हैं उनकी परफॉर्मा है, और कोई व्यक्ति महिला है वो वहां पर जाके अपना एनरोलमेंट करे और अपने प्रोडक्ट वगैरह वहां भेजे, सरकार सीधा उससे खरीद लेगी, बीच में किसी भी जो वो मिडल मैन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये वो क्या कहलाती है, वुमनिया जीएम 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था, और इसके तहत जितने भी ऑर्डर मंगाए गए हैं उनमें 5.6% महिलाएं, जो महिलाओं द्वारा लीडरशिप वाले जो है उद्योग, उनके द्वारा इसको मंगवाया गया है। फिर स्वयं सहायता उद्यमी के अंदर सी मार्ट, जैसे आजकल आ रहा है ही मार्ट, वी मार्ट, डी मार्ट, पता नहीं क्या क्या मार्ट है, तो वैसे के वैसे सी मार्ट, यानी कि कोई एक ग्रोसरी शॉप है, अचार शॉप है, कपड़ा शॉप है, या दरी, कुछ भी सामान बेचते हैं, तो उस सामान को बेचने में जो ग्रुप काम कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें लीडरशिप महिलाओं की हो, तो महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाने वाला वो मार्ट या वो बिजनेस है, वो क्या कहलाता है, सी मार्ट। तो इसके लिए बजट में अलग से अनुदान और उनको विभिन्न प्रकार की सहूलियत देने की घोषणा की गई, और उसका नाम है स्वयं सहायता उद्यमी के अंदर, जिसको कहा गया सी मार्ट। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर सेंटर, तो SHE हो गया, और ये मार्ट इसको बोल दिया गया, सी मार्ट उसको कहा गया। उसके बाद में सुरक्षा, गरिमा और जीवन स्तर, महिलाओं को जो वो मिशन शक्ति के तहत वन स्टॉप सेंटर, वो महिलाएं जो घर में या वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार का मेंटल, सेक्सुअल या अन्य कोई फिजिकल असोल्ट, किसी भी प्रकार उनको नुकसान पहुंचाया गया है, तो उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एक योजना है वन स्टॉप सेंटर। वहां पर वो महिला जो पीड़ित है वो जा सकती है, उसको जो भी सहायता चाहिए, जिस प्रकार की भी सहायता, चाहे वो मेडिकल है, लीगल है, या अन्य किसी भी प्रकार की सहायता है, इस वन स्टॉप सेंटर पे मिलेगी। जो महिला संकट में है उसके लिए महिला हेल्पलाइन 181 बनाई गई है, और देश भर में इस समय पर 973 से अधिक वन स्टॉप सेंटर अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। और इसके बाद में स्वच्छ भारत अभियान के तहत रूरल, ग्रामीण क्षेत्र में 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए, जहां पर महिलाओं को पहले खुले में शौच की समस्या से जूझना पड़ता था, गरिमा वगैरह उनकी जो है उसका हनन होता था, या विभिन्न प्रकार की जो वो सेक्सुअल असोल्ट का सामना करना पड़ता था, और वुमेन टॉयलेट बनने से उनकी डिग्निटी और उसको रिस्टोर किया गया है। वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के लाभार्थी जो उनके नाम पर आवंटित किए गए हैं, उज्ज्वला के तहत LPG जो वो गैस के सिलेंडर दिए गए हैं, जल जीवन मिशन के तहत महिलाओं को हर घर नल, उसके तहत भी फायदा पहुंचाया गया है। तो ये बात हो गई गरिमा और उनकी सहायता की, ताकि उनको पानी के लिए नहीं भटकना पड़े, चूल्हे के ऊपर रोटियां नहीं पकानी पड़े, उनको जो वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो है उसमें अपने राजस्थान में तो भामाशाह जो कार्ड बनता था वो महिलाओं के नाम से ही बनाया गया, तो वो सारे उसमें महिलाओं को प्रायोरिटी रखी गई है। एट लास्ट अपन कहें तो भागीदारी और प्रतिनिधित्व लेने की, यानी कि बड़े लेवल पर राजनीति में पार्टिसिपेशन उनका कितना बड़ा है, तो 2024 में जो वोट पड़े थे लोकसभा के, उसमें महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया था, 48.62%। इसके अलावा 2024 में जो महिलाएं लोकसभा में पहुंची उनकी संख्या है 75, और राज्यसभा में जो महिलाएं उनकी संख्या है 17%। देश भर में जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं उनमें 14.5 लाख से ज्यादा महिला प्रतिनिधि हैं छोटे लेवल पर, और कुल पंचायती राज प्रतिनिधियों का संख्या है 46%। ये एक अच्छा खासा डाटा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया जा चुका है जो 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, लेकिन अभी वो सरकार के द्वारा नोटिफाई नहीं किया है। लोकसभा राज्यसभा से तो पास किया जा चुका है। और साथ में रक्षा अकादमी में पहली बार एनडीए के अंदर 2025 में पहली महिला कैडेट बैच स्नातक, यानी कि एक तरीके से वुमेन जो है वो उनका स्नातक यहां पर बैच, पूरा का पूरा महिला बैच यहां पर 2025 में पास आउट हुआ है। तो अब सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है लास्ट में। अगर ये अपन ऐसे में नहीं लिखे तो पिछले कुछ वर्षों में लिख सकते हैं, 12 वर्ष को हाईलाइट न करके लिखना चाहें तो भी, न्यूट्रल बनाए रखने के लिए। तो महिलाएं केवल लाभार्थी के बजाय लीडरशिप की भूमिका में आ रही है, जिससे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन और विभिन्न क्षेत्रों में उनका हो रहा है। इसकी वजह से विकसित भारत 2047 में जेंडर इक्वलिटी का सपना साकार होगा। अब SDG नंबर कौन सा है जो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, वो पॉइंट आप बताओ है? तो उसको भी SDG को साथ में शामिल करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर होगा, है कि नहीं है? 5 है पक्का? तो बस SDG नंबर 5, SDG नंबर 5, इसमें साथ में एक और एंगल ऐड अपन कर देंगे, तो ये है अब नारी शक्ति विकास की सहभागी नहीं बल्कि उसकी क्या है, लीडरशिप है। ऐसे अगर लिखना हो तो लास्ट में ये बात कह के अपन कंक्लूड इस बात को कर देंगे। तो अब ये आपके लिए जो सवाल बनते हैं
वो पहला सवाल तो मेंस का बनता है और दूसरा सवाल बनता है एसए का। ये दोनों आप लिखें, इन सबको ध्यान में रखें। एक बार वापस शॉर्ट में रिवाइज करें तो जन के लिए कौन सी स्कीम्स योजनाओं की अपन ने बात की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद हमने मातृ वंदन योजना, उसके बाद सुरक्षित मातृत्व योजना, शिशु सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये सब बातें अपन ने की। उसके बाद में पढ़ाई के लिए अपन ने बातें की, सबसे पहले समग्र शिक्षा और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, विज्ञान ज्योति योजना और स्टेम के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन, ये अपन ने बात की। उसके बाद स्किल में तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और उसी के तहत 2025 में स्टार्ट की गई नव्या। उसके बाद आ गई एम्प्लॉयमेंट और उन सब के अंदर अपन बात करें। अच्छा, उससे पहले स्वास्थ्य की भी बात की अपन ने, तो स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान भारत की योजना का डिजिटल मिशन अपन ने बात की। फिर उसके बाद में अपन ने बात की जो वो एक तरीके से जो है वो आहार के लिए, तो आंगनवाड़ी और जो वो एक तरीके से पोषण 2.0 वाली, फिर टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष की बात अपन ने की। फिर उसके लिए स्किल डेवलपमेंट जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात की। फिर उसके बाद हमने जो है वो लखपति दीदी योजना, फिर नमो ड्रोन दीदी योजना की बात की। फिर इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसके लिए कोलेटरल की बात की। फिर एमएसएमई के अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की, है ना। और उसके बाद में हमने जो वो लीडरशिप के तौर पर बात की कि लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले। महिलाओं की जो संख्या लोकसभा में पहुंची है वो कितनी है? अच्छा, लोकसभा में बाद राज्यसभा में कितनी है? और उसके बाद में जो पंचायती राज है संस्था उसमें 14 पॉइंट। उसके बाद ओवरऑल अगर परसेंटेज देखा जाए तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 46% से ज्यादा बढ़ गई है कि नहीं है? अब उसके बाद अगर इस दौरान महिलाओं को वर्क प्लेस पे, घर पे किसी भी प्रकार की तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो वन स्टॉप सेंटर है, 181 जो वो महिला जो वो हेल्पलाइन योजना है। इसके अलावा जो है वो महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना की बात अपन ने की, महिलाओं के लिए जो है आवास की योजना, इसके अलावा नल की योजना, ये सारी बातें अपन ने की है। तो महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जाए, पार्टिसिपेट हो और विकसित भारत का सपना एसडीजी नंबर 5, इन सब बातों को कहते हुए आप अपना कंक्लूजन निकालें, आंसर लिखे, चेक कराएं। कल किसी नए टॉपिक के साथ अपन बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।